हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देखने जा रहे हैं 13वां अध्याय। 12वें अध्याय में हमने देखा कि कैसे गर्म दल और नरम दल के नेताओं में भिन्नता थी। आज गर्म दल के नेताओं के बारे में ज़्यादा चर्चा होगी क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट होने वाली है। तो 1907 के बाद क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हो गई तथा छोटे छोटे पैमाने आने शुरू हो गए। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1907 से 1917 के बीच लगभग 10 वर्षों में। जब हम भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन का विचार करते हैं तो पाते हैं कि व्यापक रूप से एक अहिंसक था, परंतु इसके साथ क्रांतिकारी आंदोलन, चाहे वह बहुत बड़ा न हो, का एक पहलू भी शामिल था जिसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में देखा गया। क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस द्वारा अपनाए गए अहिंसक मार्ग पर प्रश्न खड़े किए गए। उनका मानना था कि केवल अहिंसक तरीके का यूज करके अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना जा सकता है। उग्र राष्ट्रवाद के विकास के आनुवंशिक परिणाम के रूप में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मंद पड़ने की पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों के पहले चरण, जो 1917 तक जारी रहा, का तेजी से विकास हुआ। लगभग ये चरण 10 सालों तक चला। क्रांतिकारी गतिविधियों की लहर। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन की सफलता के पश्चात युवा राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया। वे युवा जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, हताश हो गए। अपनी राष्ट्रवादी ऊर्जा की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त मंच की तलाश करने लगे। उग्रवादियों के उग्र तेवर भी क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में सहायक रहे। इनके कार्यकर्ताओं ने ऐसे युवा राष्ट्रवादियों को प्रोत्साहन मिला। उग्र राष्ट्रवादी नेता, हालांकि उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं से बलिदान का आह्वान किया तथा उन्हें त्याग करने की प्रेरणा दी, इन क्रांतिकारियों की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी संगठन बनाने या राजनीतिक कार्य के लिए नए तरीकों की खोज में असफल रहे। अंततः युवाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सभी तत्कालिक साधनों को अनुपयुक्त पाया तथा निष्कर्ष निकाला कि यदि उपनिवेशी शासन को समाप्त करना है तो हिंसक तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। उन्होंने यूरोपीय प्रशासकों की हत्या करने, उनका मनोबल कम करने, प्रशासन को ठप करने या स्वतंत्रता के भारतीय अंग्रेज विरोधियों को समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने हत्या, डकैती, लूट इत्यादि सभी हिंसक गतिविधियों को वैध माना, वही अपनाने लग गए। क्रांतिकारी कार्यक्रम। क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि अंग्रेज शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों को हिंसक गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी हिंसक आंदोलन अपनाया जाए और साम्राज्यवादियों एवं उनके समर्थकों का दमन किया जाए। क्रांतिकारियों ने रूसी शून्यवादियों, आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रेरणा ली। क्रांतिकारियों के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत तौर पर हिंसक कार्य करना, ब्रिटिश अधिकारियों एवं उनके समर्थकों सहभागियों की हत्या करना, डकैती डालकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन एकत्र करना और सरकार विरोधी लोगों के सहयोग से सैन्य कार्रवाई करने जैसी गतिविधियां सम्मिलित थी। क्रांतिकारी चाहते थे कि हिंसात्मक कार्यों द्वारा शासकों को आतंकित किया जाए तथा भारतीयों के इस भय को दूर किया जाए कि अंग्रेज शक्तिशाली और अजय हैं। उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार कर भारतीयों से उनके कार्यों में सहयोग देने की अपील की तथा युवाओं से इस कार्य के लिए आगे आने का आह्वान किया, क्योंकि बड़ी संख्या में अंग्रेजों ने तरुणों का दमन किया था। अतिवादी भी अपने कार्यों से क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने में सफल नहीं हुए, अपितु उन्होंने इसके उदय में अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरक की भूमिका निभाई, मीडिएटर की भूमिका निभाने लगे। क्रांतिकारी वह प्रेरणा जिसे उग्रवादियों ने लोकप्रिय बनाया था तथा धीमे प्रभाव की नीति जिसे उदारवादी दल ने अपनाया था, दोनों में विश्वास नहीं रखते थे। क्रांतिकारियों का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन भारत की धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, संस्कृति, सभ्यता एवं नैतिक मूल्यों इत्यादि सभी को विनष्ट कर देगा। इन क्रांतिकारियों का एकमात्र उद्देश्य मातृभूमि को विदेशी दासता से मुक्त कराना था। क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन। पहला विश्व युद्ध के पश्चात भारत एवं विदेशों में क्रांतिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को निम्न परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। पहला था बंगाल। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक सभा समाज में हुआ। 1870 तक कलकत्ता में छात्रों द्वारा अनेक गुप्त समितियों का गठन किया जा चुका था, किंतु ये समितियां ज़्यादा सक्रिय नहीं हो सकी। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशील समिति था, जिसका गठन 1902 में किया गया था। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी स्थापना की, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया।
कलकत्ता की अनुशीलन समिति के सदस्य जितेंद्र नाथ बनर्जी एवं बारिंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, किंतु अनुशीलन समिति की गतिविधियां अपने अनुयायियों को शारीरिक एवं नैतिक प्रशिक्षण देने तक ही सीमित ही रही। 1908 तक आते आते यह लगभग निष्क्रिय हो गई। अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के दो सदस्यों बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस समय अनुशीलन समिति के सदस्यों ने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी संपन्न की। 1905 से 1906 तक युगांतर के अतिरिक्त कई अन्य पत्र पत्रिकाएं ने भी क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें संध्या का नाम प्रमुख है। किंतु बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार प्रसार में सबसे प्रमुख कार्य युगांतर ने ही किया। उदाहरणार्थ, बरिशाल सम्मेलन के प्रतिनिधियों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध करते हुए युगांतर ने लिखा कि समस्या का समाधान लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों की उपनिवेशी दमन एवं शोषण को रोकने हेतु 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए। ताकत को ताकत द्वारा ही रोका जा सकता है। युगांतर के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पोथे, मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया। रास बिहारी बोस एवं सचिन सान्याल ने दूरदराज के क्षेत्रों यथा पंजाब, दिल्ली, संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास हेतु अनेक गुप्त समितियों का गठन किया, जबकि हेमचंद्र कानूनगो ने राजनीतिक व सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विदेशों की यात्रा की। 1907 में युगांतर समूह के सदस्यों ने पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलरे, जो 16 अक्टूबर 1905 से 1920 अगस्त 1906 तक पूर्वी बंगाल और असम के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, की हत्या का असफल प्रयास किया। दिसंबर 1907 में रेल की पटरी उड़ाने का प्रयास किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फेनल यात्रा कर रहे थे। 1908 में मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने के उद्देश्य से खुदीराम बोस और प्रफुल्लन चाकी ने अपनी गाड़ी पर बम फेंका। उनकी गाड़ी पर बम फेंक दिया। मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक के रूप में किंग्सफोर्ड ने युवकों को छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दी, लेकिन इस घटना में गलती से किंग्सफोर्ड की बजाय 2 यूरोपीय महिलाएं मारी गई। इसके पश्चात प्रफुल्लन चाकी खुदीराम बोस पकड़े गए। प्रफुल्लन चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी। सरकार ने मानिक टोला उद्यान एवं कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी के लिए अनेक स्थानों पर छापे मारे तथा 34 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया। इसमें 2 घोष बंधु अरबिंदो घोष और बारिंद्र घोष की भी शामिल थे। इस पर अलीपुर षड्यंत्र कांड का अभियोग चलाया गया। मुकदमे के दिनों में पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सरकारी प्रोसिक्यूटर और सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी गई। नरेंद्र गोसाई की हत्या जेल में की गई। 1908 में पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कलकत्ता हाईकोर्ट में गोली मार दी गई। 1909 में कलकत्ता में सरकारी प्रोसिक्यूटर की हत्या कर दी गई और पुलिस दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 12 में डकैती डाली। तत्कालीन अनेक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में क्रांतिकारियों की इन गतिविधियों की मुक्त कंठ में प्रशंसा की गई। बंगाल में संध्या एवं युगांतर एवं महाराष्ट्र में काल में क्रांतिकारियों के कार्यों को सही बताते हुए उनके समर्थन में अनेक लेख लिखे गए। अंत में कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी गतिविधियां स्वदेशी आंदोलन की असफलता के पश्चात उदय हुई तथा उन्होंने तत्कालीन युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद की एक नई भावना का संचार किया, किंतु धर्म पर अत्यधिक बल देने के कारण इन्हें मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला और मुस्लिम युवाओं ने इनमें भाग नहीं लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों का सामाजिक आधार भी ज़्यादा व्यापक नहीं था तथा बंगाल में उच्च वर्ग ने भी इन्हें सबसे ज़्यादा समर्थन और सहयोग प्रदान किया। संकुचित सामाजिक आधार में व्यापक जन सहयोग के अभाव में ये सरकारी दमन को बर्दाश्त नहीं कर सकी तथा धीरे धीरे इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये बातें महाराष्ट्र 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुआ। यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ वासुदेव बलवंत फड़के क्या है यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ वासुदेव बलवंत फड़के के रामोसी कृषक दल ने
1879 में किया। इस दल ने सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश में अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस सदस्यों ने संचार लाइनों को नष्ट कर सरकारी संचार सेवा को ठप करने का प्रयास किया। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु धन एकत्र करने के लिए अनेक स्थानों पर डकैती डाली, किंतु 1890 की बात है कि इसमें पूर्ण विकास से पहले ही सरकार ने बर्बरतापूर्वक उनका दमन कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज्य के प्रति प्यार और अंग्रेज विरोधी भावनाओं को जगाने के लिए गणपति त्योहार और शिवाजी त्योहार मनाया तथा अपने समाचार पत्रों मराठा एवं केसरी में अनेक लेख लिखे। तिलक के दो शिष्यों दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने 1897 में पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्टर की हत्या कर दी। बाद में चापेकर बंधु पकड़े गए था, उन्हें फांसी की सजा दी। विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया, जिसमें 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई। शीघ्र ही बम्बई, पूना और नासिक बम बनाने वाले केंद्रों के रूप में उभरे। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की अभिनव भारत के सदस्य अनंत कान्हर ने हत्या कर दी। फिर आता है पंजाब। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में अनेक तत्वों ने सम्मिलित भूमिका निभाई। इनमें लगातार 2 अकालों के बावजूद भू राजस्व सिंचाई करों में अत्यधिक वृद्धि, जमींदारों द्वारा आरोपित बेगार प्रथा एवं बंगाल की घटनाएं प्रमुख हैं। इनके साथ ही लाला लाजपत राय एवं भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने भी पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र पंजाबी के माध्यम से पंजाब के लोगों को किसी भी स्थिति में समय के प्रयासों द्वारा उत्पीड़न का विरोध करने हेतु प्रोत्साहित किया, जबकि अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिब्बान ए वतन इत्यादि नामक एक क्रांतिकारी समिति का गठन किया तथा भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किया। अजीत सिंह ने भारत माता में अनेक क्रांतिकारी लेख लिखे तथा लोगों ने दमन एवं उत्पीड़न का विरोध करने हेतु आगे आने का आह्वान किया। प्रारंभ में अजीत सिंह एवं उनके समर्थकों ने चिनाब एवं बारी दुआब नहरी क्षेत्रों के किसानों पर लगाए गए सारे भू राजस्व को वापस लेने हेतु अभियान चलाया, किंतु बाद में उनका रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर गया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के अतिरिक्त आगा हैदर, सैयद हैदर रज्जा भाई, परमानंद एवं प्रसिद्ध उर्दू कवि लालचंद फलक ने भी पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रारंभ होते ही सरकार ने इनके दमन के प्रयास शुरू कर दिए तथा मई 1907 में एक कानून बनाकर राजनीति सभाओं और समितियों पर प्रतिबंध लगा दिया। लाला लाजपत राय को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया तथा अजीत सिंह देश को निर्वासित कर दिए गए। अजीत सिंह निर्वासन के पश्चात फ्रांस चले गए, लेकिन उनके पश्चात भी उन्होंने अपने सहयोगी यथा सूफी अम्बा प्रसाद, भाई परमानंद एवं लाला हरदयाल इत्यादि के सहयोग से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। फिर आती है दिल्ली। दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों की स्पष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जब क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका। इस बम फेंकने में होर्डिंग के कई सेवक मारे गए तथा वे बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना में रास बिहारी बोस तथा सचिव सान्याल की मुख्य भूमिका थी। घटना के पश्चात पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी, दीनानाथ, सुल्तान चंद्र, हनुमंत सहाय, बसंत कुमार, बाल मुकुंद एवं बलराज इत्यादि शामिल थे। इन सभी पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से एक मुकदमा चलाया गया। इनमें से कुछ को तो फांसी दे दी और शेष को देश से निर्वासित कर दिया गया। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारियों ने भारत के अलावा विदेशों में भी कई स्थानों पर क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। इनमें से कुछ स्थान देश निम्नानुसार है। प्रथम था इंग्लैंड। लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व मुख्यतः श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदनलाल डींगरा एवं लाला हरदयाल ने किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में यहीं भारत स्वशासन समिति की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेज सरकार को आतंकीय कर स्वराज्य प्राप्त करना था।
यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन से सरकारी दमन के कारण श्यामजी पेरिस तथा अंततः जिनेवा चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा के पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला। यहीं सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उन्होंने मेजिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। 1909 में मदनलाल डींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। डींगरा को भी गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। 13 मार्च 1910 को नासिक षड्यंत्र केस में सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें काले पानी की सजा दी गई। फ्रांस, फिर आता है फ्रांस। यहाँ श्री S.R. राणा और श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी लंदन से यहाँ पहुँच गए, जिसमें उनकी गतिविधियाँ और तेज हो गई। उन्होंने यहाँ वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का प्रयास भी किया। यहाँ S.R. राणा ने भारतीय छात्रों हेतु छात्रवृत्तियाँ आरंभ की। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस एवं इंग्लैंड में मित्रता को हो जाने के कारण क्रांतिकारियों की गतिविधियां धीमी पड़ गई। अमेरिका और कनाडा, फिर आते हैं अमेरिका और कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। विश्व के अनेक भागों में इसकी शाखाएं खुली। गदर पार्टी ने 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। फिर आता है जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर इंग्लैंड और जर्मनी के संबंध तनावपूर्ण हो गए। फलतः क्रांतिकारियों ने जर्मनी को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। लाला हरदयाल तथा उनके साथी अमेरिका से जर्मनी आ गए। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। गदर पार्टी, गदर आंदोलन गदर पार्टी द्वारा चलाया गया, जिसमें रामचंद्र बरकतुल्लाह तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी सहयोग किया था। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यतः पंजाब के किसानों एवं भूतपूर्व सैनिक थे, जो रोजगार की तलाश में कनाडा और यूएसए के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। अमेरिका एवं कनाडा के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त पश्चिमी तट में भी उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। गदर पार्टी की स्थापना के पूर्व ही जहां ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी, इसमें रामदास पुरी, जीडी कुमार और तारकनाथ दास एवं सोहन सिंह बखना की मुख्य भूमिका थी। 1911 में लाला हरदयाल के पहुंचने पर इनमें और तेजी आ गई। इन सभी के प्रयत्नों से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। इससे पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन हेतु वैंकूवर में स्वदेशी सेवक गृह सिएटल और यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की जा चुकी थी। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य भी क्रांतिकारी गतिविधियों की सहायता से भारत को विदेशी दास्तान से मुक्त कराना था। विदेशों से ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में गदर पार्टी की मुख्य भूमिका थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवादी विरोधी साहित्य का प्रकाशन, विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों के मध्य कार्य करना एवं उनमें ब्रिटेन विरोधी भावनाएं जगाना, हथियार प्राप्त करना, भारतीय क्रांतिकारियों के मध्य उन्हें वितरित करना और एक एक करके सभी ब्रिटिश उपनिवेशियों में विद्रोह प्रारंभ करना था। गदर पार्टी की गतिविधियों में लाला हरदयाल की भूमिका सबसे प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त रामचंद्र भगवान सिंह, करतार सिंह और सराबा बरकतुल्ला और भाई परमानंद भी गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों में से थे। इन सभी ने भारत के स्वतंत्रता की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना के पश्चात जैसे ही इसकी गतिविधियां प्रारंभ हुई, 2 अन्य घटनाओं इनमें उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। ये घटनाएं थी कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। कामागाटू मारू प्रकरण, इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि इस कांड ने पंजाब में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। पंजाब के एक क्रांतिकारी बाबा गुरदित्ता सिंह के एक जापानी जलपोत कामागाटो मारू को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों के साथ 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य था कि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र एवं सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें, किंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति दी नहीं। मजबूरन यह जहाज 27 सितंबर 1914 को
पुनः कलकत्ता बंदरगाह पर लौट आया। इस जहाज के यात्रियों का विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा की सरकार ने उन्हें वापस लौटाया है। कलकत्ता पहुंचते ही बाबा गुरदित्ता सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु वे बच निकले। शेष यात्रियों को जबरन पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठाने का प्रयास किया गया, किंतु यात्रियों ने ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया। फलतः पुलिस एवं यात्रियों के बीच एक हुई मुठभेड़ में 22 लोग मारे गए। शेष यात्रियों को विशेष रेलगाड़ी द्वारा पंजाब पहुंचाया गया। बाद में इनमें से अधिकांश ने अनेक स्थानों पर डाके डाले। कामागाटो मारू घटना में प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से गदर पार्टी के नेता अत्यधिक उत्तेजित हो गए तथा उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर हिंसक आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों से भारत जाकर ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने का आह्वान किया। इन क्रांतिकारियों ने धन एकत्रित करने हेतु अनेक स्थानों पर राजनीतिक डकैतियां डाली। जनवरी फरवरी 1915 में पंजाब में हुई राजनीतिक डकैतियों के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। इन डकैतियों की वास्तविक मंशा कुछ भिन्न नजर आई। 5 में से 3 घटनाओं में छापामारों ने अपना प्रमुख निशाना जमींदारों को बनाया तथा उनके ऋण संबंधी कागजातों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार इन घटनाओं ने पंजाब में स्थिति अत्यंत विस्फोटक एवं तनावपूर्ण बना दी। 21 फरवरी 1915 की बात है कि गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। विदेशों में रहने वाले हजारों भारतीय भारत जाने के लिए इकट्ठे हुए। विभिन्न स्रोतों से धन इकट्ठा किया गया। भारतीय सैनिकों की कई रेजिमेंटों को विद्रोह करने के लिए तैयार भी कर लिया गया, किंतु दुर्भाग्यवश ब्रिटिश अधिकारियों को इस विद्रोह की जानकारी मिल गई और सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत तुरंत कार्रवाई की। संदिग्ध सैनिक रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया और विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। विद्रोहियों में से 45 पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी और रास बिहारी बोस जापान भाग गए तथा सचिन सान्याल देश से निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए उसी प्रकार के दमन का सहारा लिया जैसा कि उसने 1857 में विद्रोह के समय लिया था। सरकार पहले ही क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए अनेक कानून बना चुकी थी। भिन्न भिन्न अधिकारियों को मिलाकर 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया, किंतु इस अधिनियम का सबसे मुख्य उद्देश्य गदर पार्टी को कुचलना था। इस अधिनियम द्वारा सरकार ने व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां की और विशेष रूप से गठित आंदोलनों को सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। विद्रोही सैनिकों को सैन्य न्यायालयों द्वारा कड़ी सजाएं दी गई। पंजाब, जो कि गदर आंदोलन का गढ़ समझा जाता था, में अनेक लोगों का दमन किया गया। सरकार ने अपने कुचक्र में बंगाली उग्रवादियों को भी कड़ी सजाएं दी। गदर आंदोलन का मूल्यांकन। गदर आंदोलन को अपने उद्देश्य के कार्यान्वयन हेतु हथियार, धन, प्रशिक्षण एवं समयानुकूलन योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, किंतु दुर्भाग्यवश इसमें से सभी आवश्यकताएं पूर्ण न हो सकी। गदर पार्टी के समर्थकों को आभास नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध इतना शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही गदर आंदोलनकारियों ने अपनी शक्ति और संगठन का आकलन किए बिना ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। गदर आंदोलन का अभियान मुख्यतः कुर्द और असंतुष्ट अप्रवासी भारतीयों पर निर्भर था, जो श्वेतवर्णीय ब्रिटिश शासन से पीड़ित थे। किंतु आंदोलनकारियों ने भारतीय जनमानस से अपनी पेठ जमाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। वे भारतीय समुदाय को उचित समय पर संगठित भी नहीं कर सके। आंदोलनकारी विशालकाय ब्रिटिश शासन की वास्तविक शक्ति का आकलन नहीं कर सके तथा इस मिथ्या अवधारणा को पालते रहे कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्ण माहौल तैयार हो चुका है और इसमें केवल चिरंगारी की आवश्यकता है। आंदोलनकारियों ने निरंतरता प्रदान करने वाले तथा विभिन्न पहलुओं में साम्य स्थापित करने वाले नेतृत्व का अभाव रहा। यद्यपि उन्होंने भारतीयों को सशस्त्र राष्ट्रवाद की शिक्षा तो दी, तथापि उसका समयानुकूल प्रयोग नहीं सिखा सके, किंतु उनमें कुशल नेतृत्व संगठित सामर्थ्य का अभाव था। इसके असमय अमेरिका छोड़ने से आंदोलन पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा तथा वह नेतृत्व विहीन हो गया और उसका संगठन भी बिखर गया। यद्यपि आंदोलन अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा, किंतु इसकी महत्ता इस बात में है कि इसमें क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा दी। इस दल के समर्थकों में विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी थे तथा सब ने कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य में लोहा लिया। हालांकि उचित आंकलन, दूरगामी रणनीति, सुदृढ़ संगठन एवं कुशल नेतृत्व के अभाव के कारण यह विफल हो गया, किंतु कई स्थानों पर इसने अंग्रेजी शासन
की चूल्हें हिला दी। यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियां वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल एवं अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मेमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना और अप्रवासी भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना, हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा किसी भी तरह भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना था। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारियों ने विश्व के विभिन्न भागों यथा बगदाद, ईरान, तुर्की, काबुल में अनेक क्रांतिकारियों को भारतीय सेनाओं एवं भारतीय युद्ध बंदियों के मध्य कार्य करने हेतु भेजा। इनका कार्य भारतीय सेनाओं में विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे भारतीयों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत करना था। इसी प्रकार का एक विशिष्ट मंडल राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला ए ओबेदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में काबुल गया, जहां उसने युवराज अमानुतुल्लाह के सहयोग से अस्थायी भारतीय शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। सिंगापुर में विद्रोह। इस दौर के विदेशों में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं में सिंगापुर में हुए विद्रोह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सरकार ने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया। घटना से संबंधित 37 नेताओं को फांसी और 41 को आजीवन कारावास का कठोर दंड दिया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापन। इस काल में भारत में होने वाली विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र मुख्यतः पंजाब और बंगाल रहे। बंगाल में होने वाली विभिन्न घटनाओं में रास बिहारी बोस एवं सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका रही। इन दोनों क्रांतिकारियों ने पंजाब लौटे गदर पार्टी के नेताओं के सहयोग से अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। लगभग 1914 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के रोडा फर्म के कर्मचारियों की सहानुभूति से इसे लूट लिया तथा 50 माउजर पिस्तौल और लगभग 46,000 राउंड गोलियां लेकर भाग निकले। बंगाल के एक अन्य प्रमुख क्रांतिकारी नेता जतिन मुखर्जी थे, जिनके नेतृत्व में बंगाल के क्रांतिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर आतंकी कार्य किए। इनमें रेलवे पटरियों को उखाड़ना, फोर्ट विलियम किले का घेराव तथा जर्मन हथियारों को वितरित करना इत्यादि सम्मिलित थे। किंतु कमजोर संगठन एवं संयोजन के अभाव में क्रांतिकारियों के अधिकांश प्रयास विफल हो गए। सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर बागा जतिन मुखर्जी पुलिस के साथ लड़ते हुए शहीदों की तरह मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इन क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ समय के लिए थोड़ा विराम आया, जब सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत पकड़े गए राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया। साथ ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 लागू करने से शांतिपूर्ण वातावरण बन गया। इसके अतिरिक्त इसी समय भारतीय राजनीति में गांधी जी एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता के रूप में आगे आए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा और असहयोग का सिद्धांत अपनाया। इन सभी कारणों से देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापन आ गया। इसी के साथ यह लेसन कंप्लीट होता है। अगले लेसन में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।